अब्दुल राफे। और पहले मैं स्टार्ट वैसे कर लेता हूँ अपने थोड़े से इंट्रोडक्शन से। सो आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट एक्चुअली, बट आई बीन वर्किंग एज वेल। मैं अपने जो रिएक्ट जेएस का अगर मैं आपको बात करूँ, जो कि मैंने आपको पढ़ाना है, सो आई स्टार्टेड रिएक्ट जेएस बैक इन 2022। और मैंने एक जर्मन कंपनी में आई वाज डूइंग अ रिमोट जॉब एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक्चुअली आई थिंक आई शुड शेयर माय स्क्रीन एज वेल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Aisha, could you please confirm that my screen is being shared? Yes, your screen is visible. Okay. So basically, this is my LinkedIn. Simple सा मेरा एक बस intro है यहाँ पे. So I was saying कि I've been working as a React.js associate software engineer for a while now. But right now, जो मेरी job है वो मैंने छोड़ दी थी because of my FIP. My FIP is also in React.js. The main technology is in React.js. And today's lecture is going to be only about the introduction. So मैं आप लोगों को बताऊंगा कि how you can actually get started with React.js, कैसे आपने अपना environment setup करना है, and then you can move further learning by yourself. बट ऑब्वियसली क्योंकि ये एक बूट कैंप है, तो कल के लेक्चर के अंदर भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ फ्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक कंपोनेंट्स को किस तरह आपने यूज करना है एंड हाउ यू कैन एक्चुअली डू द स्टाइलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई गेस वी शुड स्टार्ट बाय द एनवायरनमेंट, और आई शुड एक्चुअली गो फॉर द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो पहली तो बात है कि रिएक्ट जेएस, अच्छा आप लोगों को ना एक चीज मैं बता दूं कि देयर इज अ कंफ्यूजन between whether React is a library or whether it is a framework. तो जेनेरिकली जब हम बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली लाइब्रेरी, क्योंकि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वी डील विद द बैक एंड एंड द फ्रंट एंड बोथ. बट इन द लाइब्रेरी वी आर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट टुवर्ड्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. और अगर हम रिएक्ट की बात करें तो हम लोग जनरली जो है हम यूआई के ऊपर फोकस्ड होते हैं, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है. एंड अब रिएक्ट जो है दिस वाज डेवलप्ड बाय मेटा बैक इन 2013. बट दीज आर द थिंग्स that are very common. So actually हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो होगा कि why should we use React other than any other language. या फिर हम जो बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करते आ रहे थे अभी तक, तो उससे हम लोग आगे एडवांस क्यों किए. तो अगर आप में से कभी किसी ने जावास्क्रिप्ट में काम किया है तो दे वुड नो कि अगर आप किसी गेट एलिमेंट बाय आईडी और वट एवर यू डू यू बेसिकली मैनिपुलेट द डॉम. तो अगर आप डॉम को मैनिपुलेट करते हो तो वो उसका जो पैकेज साइज है ना वो बहुत ज्यादा है, इस सेंस में कि आपके जो पैकेट का लोड है वो ज्यादा होता है. तो हम लोग क्या करते हैं उसकी जगह रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम को यूज कर लेते हैं. तो वर्चुअल डॉम आगे से, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप इधर फोकस करो तो लेट्स से कि यहाँ पे ना कोई स्टेट चेंज हुई थी. आगे जाके मैं आपको स्टेट समझाता हूँ क्या होती है. यहाँ पे कोई स्टेट चेंज हुई थी जिसकी वजह से अगर आपके पेरेंट नोड ये है तो नीचे वर्चुअल डॉम का नोड ये था जिसके अंदर कोई चेंजिंग आई है. तो द ओनली थिंग दैट विल बी अफेक्टेड बाय इट वुड बी दिस नोड, रादर देन कि आप पूरे का पूरा डॉम चेंज करो. ओके. अच्छा, अगर मैं बीच में ना थोड़ी ज्यादा स्पीड में समझा रहा हूँ या कुछ चीज ऐसे समझा रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है आप लोगों को, या मैं कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से समझा रहा हूँ तो मुझे पहले ही बता देना. अभी तक ऐसे सब कुछ क्लियर जा रहा Yes, everything is clear. है? ओके, परफेक्ट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द अदर एस्पेक्ट वी शुड यूज रिएक्ट. कंपोनेंट बेस्ड जो आर्किटेक्चर है ना, आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कि मॉड्यूलैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपके बीइंग अ प्रोग्रामर आपको मॉड्यूलैरिटी आनी चाहिए. अब मॉड्यूलैरिटी मींस के सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल ये बूट कैंप है, अगर मैं अब आप लोगों को अभी से एकदम से स्टेट्स प्रॉप्स उसके बाद हुक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआईज और ये सब कुछ एकदम से आप लोगों को समझाना शुरू कर दूं रिएक्ट के बारे में, जो शायद आप लोगों को पता भी ना हो भी मैंने क्या बोला है, तो ये आप लोगों को समझ नहीं आनी. सो आई हैव टू गो विद अ मॉड्यूलर अप्रोच जिसके अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इन लोगों को इंट्रोडक्शन समझानी चाहिए. फिर मैं इन लोगों को इंट्रोडक्शन से आगे वन स्टेप फर्दर जाऊंगा जहाँ पे मैं इनको प्रॉप्स या स्टेट समझा दूं. देन आई कैन गो फर्दर, और इसी तरह करके दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर अप्रोच. अब हमारे पास जो वनीला रिएक्ट सॉरी वनीला HTML CSS जावास्क्रिप्ट है. बाय वनीला आई मीन जो बेसिक है, जो हमारे ओरिजिनल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है उनको हम वनीला वनीला कहते हैं. तो अगर आप लोग उनसे हटके इसके अंदर आओ तो यू गेट ए मॉड्यूलर अप्रोच इन विच यू कैन, अगर आपका एक पेज है ना तो यू कैन डिवाइड द होल पेज इनटू डिफरेंट
कंपोनेंट्स रादर देन जस्ट सेक्शंस, क्योंकि HTML के अंदर हम लोग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उनको यू कैन रीयूज द सेम कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू मेड अ स्लाइडर ऑन द होम पेज। अब आपने उस स्लाइडर के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सेट हो रहे हैं कि इमेजेस कहाँ से आ रही हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या चेंज होने की स्लाइडर की। तो आपने आगे जाके कोई अबाउट अस का पेज है या कॉन्टैक्ट का पेज है, उसके अंदर भी आपको वहां पे कोई स्लाइडर लगाना था, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ होल न्यू स्लाइडर यू कैन जस्ट लिंक द स्लाइडर दैट यू क्रिएटेड फॉर द होम पेज, और आप उसके अंदर जो न्यू इमेजेस हैं बस वो फीड कर दो। दैट्स इट। यानी कि आपको सेम कोड फाइल रखनी पड़ी दोनों जगहों पे सेम चीज के लिए, स्लाइडर यूज करने के लिए। तो इट्स एक्चुअली वेरी एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई वी मूव टू रिएक्ट। क्योंकि अगर मॉड्यूलर अप्रोच है तो हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जस्ट वेबसाइट्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, जहाँ पे हमारे जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है जनरली हम बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे लिए बनाना, ये वेब एप्लीकेशन पे PHP इन्वॉल्व होती थी, लारावेल, बहुत सी चीजें उस तरह से थी। खैर इसके अंदर एक ये बहुत अच्छा फीचर है कि इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी कि आप लोग के जो टाइटली कपल्ड कोड होता है कि आपका हर चीज दूसरी चीज को बार बार इफेक्ट करे जा रही है। आपके आपने HTML चेंज किया, आपको CSS इफेक्ट हो रही है, आपकी जावास्क्रिप्ट इफेक्ट हो रही है, फलां फलां फलां। तो यूनिडायरेक्शनल का फायदा ये होता है कि आप लोग सिंपल से आप लोग ना ट्रैक रख सकते हो कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से ये इफेक्ट होने वाली है और मुझे बस इसको साथ साथ चेंज करते जाना है। दैट्स इट। एंड स्टेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिएक्ट जेएस की। सो स्टेट में अच्छा एक और चीज वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस में प्रॉब्लम आती है ना शुरू में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ES6 सीख लें, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है, जावास्क्रिप्ट ES6 ECMAScript 6। क्योंकि जो रिएक्ट है, रिएक्ट ने बेसिकली अपना मोस्ट ऑफ द जो इसका व्हाट डू दे कॉल इट कोड स्ट्रक्चर है ना, सिंटैक्स है, वो ES6 से ही आगे अपने अंदर इसने इवॉल्व किया हुआ है। अच्छा स्टेट मैनेजमेंट में जो है बेसिकली आप लोगों के पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, यानी कि अगर कोई यूजर लॉग इन कर रहा है, तो अब जो लॉगिन पेज है हर यूजर के लिए आप ये नहीं कहोगे कि मैं हर यूजर के लिए अलग लॉगिन पेज बनाऊं जिसके ऊपर उसका नाम लिख, डैशबोर्ड बनाऊं जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है जब वो लॉगिन कर ले, राइट। तो देयर हैज टू बी अ स्टेट जो कि ये बताएगी कि फलां यूजर ने लॉगिन किया है। एक्चुअली आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको विजुअलाइज ही करना चाहिए। तो सपोज करो यार ये एक लॉगिन पेज है, यहाँ से अब जब आगे बंदा आया और यहाँ पे एक था डैशबोर्ड का पेज। अब यहाँ डैशबोर्ड के पेज पे यहाँ पे यूजर नेम था, और यूजर नेम जो भी है आगे लेट से कि अब्दुल राफी ने लॉगिन किया है तो अब्दुल राफी का यूजर नेम लिखाएगा। या फिर इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम कह देते हैं कि हाय वेलकम बैक, और कौन, अब्दुल राफी, राइट। अब ये जो अब्दुल राफी है दिस इज समथिंग दैट इज डायनामिक, कि कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड चेंज। सो ये चीजें हम मैनेज किधर करते हैं, ये हम स्टेट्स के अंदर मैनेज करते हैं। अब स्टेट के अंदर क्या मैनेज होगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे डायनेमिकली एक सपोज करो कि एक टैग है, कि यूजर नेम का एक टैग है जो कि आपने अपनी स्टेट के अंदर रखा हुआ है, वो एक एज अ प्रॉप, प्रॉप मैं बताता हूँ अभी क्या होता है, बट एज अ प्रॉप वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और वो पेरेंट कंपोनेंट जो उसको स्टेट के तौर पे आगे भेज रहा है। तो जो यूजर नेम आपको आपके डेटाबेस से लॉग इन करते हुए आपकी उस ID और पासवर्ड के थ्रू आएगा, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अगर अब्दुल राफे ने लॉग इन किया, अली ने किया है, सो इट्स गोइंग टू बी अली। ठीक है। ओके नाउ यार तो ये जो बीच, गिव मी अ सेकंड कि मैं दोबारा शेयर करता हूँ। एक्चुअली मेरे टैब के बीच में वो आना शुरू हो गया था। रिकॉर्डिंग नाउ। ओके। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर अब आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि हम स्टेट जो है वो क्यों यूज करते हैं। अच्छा स्टेट जो है ना हमारे यूजुअली UI को भी चेंज कर रही होती है, कि हमारी स्टेट क्या है उसके मुताबिक हम UI चेंज कर लें, हमारी स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है उसके मुताबिक हम डाटाबेस को चेंज कर लें, हर एक चीज जो है हम स्टेट मैनेजमेंट से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है स्टेट्स के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट API आती है एक, और एक रिडक्स आता है, क्योंकि हमारे पास ना दो किस्म की स्टेट्स हैं। एक है लोकली स्टेट जो हम बस अपने कंपोनेंट के ऊपर रन टाइम के ऊपर चेंज कर रहे हैं, जो कि क्या हो सकती है, एक कैलकुलेटर की हो सकती है। अगर आपने कैलकुलेटर के अंदर किया, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, रुको। सपोज करो ये एक कैलकुलेटर है। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये वन ऐड वन
किया, तो अब इसके अंदर ये एक स्टेट चेंज हुई है कि जो इसका जीरो वाला वेरिएबल था वो वन के ऊपर शिफ्ट हो गया, आगे उसको एडिशन कर रहा हूँ और फिर दोबारा वन कर रहा हूँ, तो इट बिकम्स टू। सो दीज आर एक्चुअली स्टेट्स दैट आर लोकल। अब ये ग्लोबल स्टेट्स नहीं है, ये कहीं पे यूज नहीं होने वाला मेरे सिस्टम में, राइट। लेकिन अगर मैं कहीं पे किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करता हूँ, तो मुझे वो स्टेट के कौन सा यूजर लॉग्ड इन है वो हर जगह पे यूज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब सपोज करो कि मेरा कोई ये लिंक्डइन है। अब अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर अपने अब्दुल राफी के अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ, तो ये ग्लोबल स्टेट है। क्यों? क्योंकि अब्दुल राफी क्या क्या कर सकता है, अब्दुल राफी के पास ये मोर प्रोफाइल्स टू ब्राउज के अंदर अब्दुल राफी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। यहाँ पे चलो प्रोफाइल की तो समझ आती है, ठीक है, प्रोफाइल का एक ही पेज है, वो एक ही पेज से उसने कर लिया। लेकिन जब अब्दुल राफी फॉर बिजनेस के अंदर जाएगा, तो क्या इसको, इसके पास जो सॉरी प्रीमियम के अंदर जाएगा, तो क्या इसने प्रीमियम लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा? ये इसकी ग्लोबल स्टेट डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि अब लिंक्डइन के जिस जिस पार्ट के अंदर अब्दुल राफी लॉगिन होने के बाद जाएगा, वहां पे एक स्टेट वेरिएबल ऐसा है जो कि पूरे एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, ये लेके कि अभी जो बंदा लॉग इन हुआ हुआ है वो अब्दुल राफी है। तो आपने जो चीज शो करनी है वो उसी के अकॉर्डिंग शो करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली रिडक्स यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, और लोकल कंपोनेंट स्टेट के लिए तो यूज स्टेट और वैसे यूज स्टेट यूज करते हैं। अब यूज इफेक्ट मैं आप लोगों को बाद बताता हूँ उससे क्या होगा। और जो आपका रिडक्स है, इसके अलावा हमारे पास अब जरा ज्यादा बेहतर ऑप्शंस आ गए हैं रिडक्स, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था। वी हैव जोटाई, and there is one more, I cannot remember the name of it, but anyways you can check it out as well. ओके, सो अब थोड़ा सा सिंटेक्स की अगर बात करें, तो इट इज कॉल्ड JSX, लाइक दिस जावास्क्रिप्ट XML। JSX क्या करता है कि आपका जो व्हाट यू कॉल इट HTML है, जो आपके HTML टैग्स हैं उनको, और आपके जो जावास्क्रिप्ट के टैग्स हैं, इन सबको अपना मिला के, तो यू एंड अप विद मिक्सचर ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट विच इज रिटन इन जस्ट वन फाइल। तो आप लोग सेम फाइल के अंदर दोनों का कोड लिखो, और यू कैन गो विद द लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, यू कैन गो विद द UI एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आप लोगों को उसके अंदर इशू नहीं आएगा। पहले क्या होता है कि हम लोग HTML के अंदर वी गो विद द स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हो गया कि हम लोगों ने पहले ये एक HTML की फाइल बनाई, उसके बाद हम लोगों ने एक सॉरी CSS की फाइल बनाई, एंड देन वी हैव अ जावास्क्रिप्ट फाइल। अच्छा, CSS का इसके अंदर भी ये है कि आप लोग CSS इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग ये लिखो, क्योंकि आप लोग ना डिफरेंट एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। जैसे पहले हम वो करते थे ना बूटस्ट्रैप वगैरह उसके अंदर, सिंपल HTML वगैरह में, तो वहां पे भी आप, यहाँ पे भी आप लोग ये कर सकते हो। सो बेसिकली अब ये देखो, आप लोगों का फ्लो कहाँ से होता है यहाँ, नॉर्मली HTML, देन यू गो विद द CSS व्हिच इज एक्चुअली ऑप्शनल, एंड देन यू गो विद JS जावास्क्रिप्ट। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि यू कैन एक्चुअली कंबाइन दीज टू, जो कि ये JS है और ये HTML है, एंड just for now think about the CSS part as an optional part कि हम स्टाइलिंग नहीं कर रहे। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके you come up with JSX। अब JSX के अंदर क्या होगा कि आप लोगों के पास, लेट मी ओपन इट, आप लोगों के पास जितना भी सिंटैक्स होगा ना, वो आप लोग सेम फाइल के अंदर लिख सकते हो, HTML का कोड भी और जावास्क्रिप्ट का कोड भी। और हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसके रुको यार, मैंने एक काम करता हूँ यहाँ पे अपना वो भी, अपना FIP भी खोल लेता हूँ, जो कि मैंने फाइनली प्रोजेक्ट बनाया था अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और स्टफ लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ पे ना, ये जो है, अब ये दिस दिस स्टैट्स एरिया, ये जो स्टैट्स का एरिया है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा एक एरिया है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एक पार्ट है, ये एक कंपोनेंट है। दिस रिसोर्स पाई चार्ट इज अनदर कंपोनेंट, दिस माय प्रोजेक्ट्स पार्ट इज अनदर कंपोनेंट, दिस माय टास्क इज अनदर कंपोनेंट। अब स्क्रीन अगर आप देखो, और बल्कि दिस स्लाइडर इज सॉरी साइड बार इज अनदर कंपोनेंट, एंड देन दिस हेडर इज आल्सो अनदर कंपोनेंट। तो अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट फाइल्स हैं, जो कि एक ही व्यू में आपको एक साथ शो हो रहे हैं। इसके अंदर एक तो मॉड्यूलैरिटी आ गई,
और एक जो आपकी रीयूजेबिलिटी आ गई। सो अभी मैंने बेसिकली आप लोगों के सामने ये क्यों खोला था कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि अब कंपोनेंट्स आप लोगों ने देख लिए कि ठीक है, एक ही व्यू के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करोगे। सो नाउ थिंग इज कि हमारे पास ना दो किस्म के, अगर आपको से कोई पूछ लेता है कि यार कंपोनेंट्स किस किस टाइप के होते हैं इसके अंदर, यार पार्टिसिपेंट्स हैं भी या नहीं? ओके सर, ठीक है। तो दो किस्म के होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स और हमारे पास होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास ने मेरे ख्याल से बेसिक जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वगैरह ये पढ़े होंगे, या फिर शायद ऊप में पढ़ा हो, समथिंग लाइक दैट, के क्लास कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप क्लासेस डिफाइन करते हैं और उसके अंदर उसके जो भी आप लोग के पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे होते हो और स्टफ लाइक दैट, आप लोग डिफरेंट चीजें करते हो। बेसिकली आप लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो एंड देन यू वर्क विद दोज ऑब्जेक्ट्स, और ऊपर आपके जो पेरेंट क्लासेस होती हैं और उन पेरेंट क्लासेस की पेरेंट क्लासेस होती हैं, इनहेरिटेंस वगैरह करते रहते हो। सो स्टफ लाइक दैट हैपेंस विद द क्लास कंपोनेंट्स। और वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। Now, what happens in functional components is that you move towards a functional approach where each component has a function. Each component is defined as a function, और उस फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल स्मॉलर फंक्शन को ऑब्वियसली रख सकते हो। लेकिन आपके जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वो रादर देन बीइंग अ क्लास लाइक स्ट्रक्चर, दे विल बिकम अ फंक्शन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ज्यादा बेहतर है। यूज भी फंक्शनल कंपोनेंट अप्रोच ही होती है। क्लास क्लास कंपोनेंट जो है दे आर गेटिंग ऑब्सोल्यूट। आप ये कर सकते हो कि यू कैन एक्चुअली लर्न अबाउट क्लास कंपोनेंट्स जस्ट बिकॉज आप किसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे पहले किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लास कंपोनेंट्स पे काम किया गया है, और या तो आपको उनको चेंज करना है फंक्शनल कंपोनेंट्स में, या फिर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। बट इफ यू आर लर्निंग रिएक्ट जेएस, जस्ट गो फॉर फंक्शनल कंपोनेंट्स अप्रोच। नाउ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स, नाउ आई थिंक इट्स टाइम दैट आई ओपन अप माय विजुअल स्टूडियो कोड, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा कोड वगैरह भी समझ आए। अच्छा, ये करने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल से ये कोड वगैरह होता है। अभी तो ऑब्वियसली आपको नहीं सिंपल लगेगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इसको समझाऊं कि अब ये काम किस तरह करता है, प्रॉप्स वगैरह और स्टफ लाइक दैट। तो बेसिकली देखो, अब यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो, तो ये पक्का ऐसे ही लग रहा है कि यार ये तो जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिखे हैं या कोड लिखा है मैं बीच में। और फिर आप थोड़ा सा ऐसे करते जाओगे तो एक रिटर्न का टैग आया, और अब आप अगर गौर करो तो यहाँ पे जो है ये सारे सारा जो है ये HTML है, एंड दिस इज टेलविंड विच इज ए स्टाइलिंग लाइब्रेरी। तो मुझे सिंपल CSS नहीं लिखनी पड़ती इसके लिए, आई जस्ट हैव टू राइट दी क्लास नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने अब BG ब्लैक लिखा है, ठीक है, जो कि मैं बैकग्राउंड ब्लैक दे रहा हूँ किसी एक चीज को, तो इट इनकम्पसेस दिस होल टैग बाय इटसेल्फ, जो कि रन टाइम पे ये खुद ही चला देता है। खैर एनीवेज, सो अब आप ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना कि हमारे पास सबसे पहले आया एक HTML का टैग, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई ना कोई चीज बीच में रख दी और वो भी HTML की है। अब हमारे पास जो एक मेन चेंज आ रहा है वो है क्लास नेम। हम जितने भी जो हमारे स्टाइल के क्लासेस होती है ना, उनको हम इस तरह से यहाँ पे रिएक्ट के अंदर करते हैं कि हम उसको क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है। अभी जो ना आपके लिए मेन चीज है ना फोकस करने वाली, वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था ये, कि अगर आप देखो तो ये div जो है, हाँ हमें पता है कि ये जो है ये एक HTML का टैग है, फॉर्म भी HTML का टैग है, उसके बाद हमारे पास हेडर भी HTML का टैग है। लेकिन फिर साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पे भी तो यार एक ये टैग ही है, ये टैग मतलब div भी टैग HTML का, लेकिन ये भी तो एक टैग के तौर पे यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये देखो ये ओपनिंग यहाँ से हमने लगाया है और यहाँ से हमने इसको क्लोज किया हुआ टैग को, सो दिस इज अ टैग, राइट? बट देन वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपके JSX के अंदर जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना कि क्या मेरा ये टैग जो है ये HTML, सॉरी, HTML का है या फिर जावास्क्रिप्ट का है, वो किस तरह से करते हो? तो आप कहते हो कि अगर HTML है तो इट विल बी इन लोअर केस। ठीक है, वो लोअर केस में आप करोगे। और अगर आपका जो JSX का टैग है, ठीक है, जो कि बेसिकली किसका टैग बनता है, रिएक्ट के कंपोनेंट का, तो इट विल बी अपर केस। बेसिकली नॉट अपर केस, इट विल बी कैपिटलाइज्ड, जो कि मुझे स्पेलिंग अब याद नहीं है, बहरहाल जो भी है मेरे ख्याल से ही होंगे। तो
अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों की डिस्टिंक्शन होंगी हमेशा, यानी कि आप किसी कंपोनेंट में काम कर रहे हो, आपने देखना है कि अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पे रिएक्ट के कौन कौन से यूज किए हुए हैं, या किसी और बंदे ने कौन कौन से यूज किए हैं, तो वो आप लोग इस तरह चेक करोगे कि लोअर केस वाले जितने भी HTML के, और जो जितने भी कैपिटलाइज्ड के केसिंग लेटर केसिंग में, वो सारे होंगे आपके JSX के, रिएक्ट के। सो वी हैव प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या करते हैं? प्रॉप्स बेसिकली अलाउ करते हैं डाटा पास करना फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे देखूं सपोजिटली, आई गेस इसके अंदर मैंने रखा होगा कोई ना कोई प्रॉप। लेट मी जस्ट चेक इट। क्या पता लेबल में कोई प्रॉप किया हो। ओके, तो अब ये अगर आप यहाँ पे देखो तो यार ये, अब ये जो लेबल्स है ना, इतनी एग्जांपल तो नहीं है। आई डोंट थिंक मुझे ये देनी भी चाहिए, किसी काम की नहीं है। छोड़ो यार, क्या ही समझाऊंगा। बहरहाल प्रॉप्स का आप ये समझ लो कि प्रॉप्स बेसिकली जिस तरह आप एक फंक्शन लिखते हो, और उस फंक्शन के अंदर आपने कोई ना कोई चीज कंपोनेंट से है, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, यानी कि आपने एक फंक्शन लिखा के एक एरे पास कर, और उस एरे के अंदर आप कोई वैल्यू, तो आप भेज रहे हो किधर, चाइल्ड कंपोनेंट, वो उन एक्सेस कर सके। वो आप किसके, प्रॉप्स के थ्रू, प्रॉप्स सिमिलर मैनर में एग्जाम्पल। ये जब फंक्शन है कार, कार के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके पीछे आ रहे हैं। H2 बेसिकली HTML का टैग है। आई प्रॉप्स ब्रांड, अब प्रॉप्स डॉट ब्रांड कहाँ से है? हमने यहाँ पे कहा था कि आपके जो कार का ब्रांड है वो है फोर्ड। अब ना यहाँ पे इसके पास आ जाएगा फोर्ड, ठीक है। बेसिकली वही सेम सिनेरियो जो कि हम फंक्शंस के अंदर करते थे, कि हम कोई ना कोई पैरामीटर्स के अंदर पास करते थे, बस पैरामीटर्स को यहाँ प्रॉप्स का नाम दे दिया, तो तकरीबन उसी तरीके से समझ आ जाएगी। स्टेट जो है वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, यहाँ पे म्यूटेबल देख के मुझे याद आ गया कि हमारे पास ना दो किस्म के होते हैं कंपोनेंट्स, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कंपोनेंट्स वो हैं जिनको हम चेंज कर नहीं सकते। कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे ना कभी, कॉन्स्टेंट्स वाला आप हम उस तरह होते हैं। अब जो हमारे पास म्यूटेबल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर हम लोग स्टेट को यूज करते हैं, और स्टेट के जो है आप सारे का सारा जो UI वगैरह है, और उसकी फंक्शनैलिटीज और उसके जो रिजल्ट्स हैं मैनिपुलेट करते हैं। स्टाइल जो है, अब रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर जो है स्टाइलिंग वो सेम इनलाइन स्टाइल्स हो सकते हैं, और अब जो ये लाइब्रेरीज हैं, हम रिएक्ट के काम कर रहे होते हैं लोग, हम लोग ये कहते हैं कि वी गो, जो हमारी होती है, creation होती है, और फिर बहुत सी मल्टीपल UI लाइब्रेरी को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द डिजाइन। तो आप इसके बारे में रिसर्च करना, तो समझ आ जाएगी कि ये किस तरह करते हैं UI लाइब्रेरीज। लेकिन जो टेलविंड है, वो तो मैं आप लोगों को इस कल के लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे सेटअप करनी है। ये थोड़ी ट्रिकी लगती है बच्चों को शुरू में, है बहुत इजी, बट वो उसका थोड़ा सा इशू है। तो वो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसको यूज भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। So moving on, we have what is JSX. I have already told you what is JSX. एंड कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर ये है कि आपके पास माउंट डीमाउंट वगैरह होते हैं, बट रिएक्ट 19 के अंदर जो इसका नया कंपाइलर आया है, सो इट इज मेकिंग दिस माउंटिंग एंड डीमाउंटिंग अ बिट एब्सोल्यूट। तो हमें इतनी जरूरत नहीं है यार इसको पढ़ने की। बट उसके अलावा आपका अब ये रनिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन ये कैसे होता है? अच्छा, तो टू रन अ रिएक्ट एप्लीकेशन वी नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस, और हमारा जो npm पैकेज है। अभी हम ये वाला करेंगे, यही वाला काम करेंगे, तो लेट्स जस्ट गेट टू इट। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्राउजर के ऊपर जाना है। अच्छा, आयशा कैन यू प्लीज टेल मी दैट एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द स्लाइड्स एंड द बेसिक theoretical part of it? Everything is clear. Okay, perfect. So just go to your browser and
type in no download node.js and then go to the first link जो कि node.js.org की होगी आपके पास। अब आप पैकेज मैनेजर से भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड इफ यू आर अ न्यू पर्सन तो यू कैन जस्ट गो फॉर द प्री बिल्ड इंस्टॉलर। जस्ट चूज द लेटेस्ट वर्जन, गो फॉर द प्लेटफॉर्म यू आर ऑन, एंड आपका जो भी प्रोसेसर टाइप है, जनरली हमारे x64 ही होता है, तो जस्ट चूज इट एंड डाउनलोड, और इसको बस इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। और इंस्टॉल करने के बाद जो है, फिर आप लोगों को compile करने जाना है, यूज VS कोड, यू कैन यूज जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर, ये ठीक है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं चल के। अच्छे किधर बनाया जाए, इधर ही बना लेते हैं। अच्छा, अब नए प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप यार देखो, पहले आपने npm, ठीक है npm किया, मैंने पहले ही एंटर कर दिया। बहरहाल ये भी करके देख लेना, जब आप वो कर लो, अगर npm आपने टाइप किया है और आप बस अपना ये सारे npm के यूजर जा रहे हैं, npm अपने कमांड की हेल्प दे रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो नोड जेएस सर्वर है वो इंस्टॉल हो गया और आपका npm पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। तो npm बेसिकली है नोड पैकेज मैनेजर। हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर दो किस्म के यूज करते हैं, एक npm और एक जार। सो वी आर गोइंग टू गो विद npm। तो अगर मैं करूँ कि npm, सॉरी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे जो भी एप्लीकेशन का नेम होगा, सो लेट्स से इट वुड बी टेक माइंड्स बूट कैंप। सो इफ आई एंटर दिस, अच्छा अब npm टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सेट अप द होल एनवायरनमेंट, सब कुछ करने में। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये आपके जो नोड पैकेज मैनेजर है वहां से जाके, सो इट इज एक्चुअली गेटिंग ऑल द फाइल्स जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे एप्लीकेशन को चलाने के लिए, फिर हम लोग उसको रन करेंगे। सो रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना यार, एक आती है लाइव सर्वर की फंक्शनलिटी, जो कि क्या करता है कि आपके जो अपने लोकल पोर्ट है ना, लोकल पोर्ट के ऊपर ही आपका बना देते हैं एक लाइव सर्वर, कि आप अपने हर चीज जो आप करें यार वो आप साथ साथ कर जाते हो। और इसके अंदर एक और भी है कि आप लोग उसको अपने जो सेम वाईफाई नेटवर्क है उसको भी शेयर कर सकते हो, ताकि आप अपने फोन में भी देख सको। अच्छा, जब तक ये हो रहा है यार, तब तक आई वुड से कि आई शुड टेल यू गाइस कि आप लोगों ने कहाँ से ना हमेशा ये अपना करना है, सीखना कहाँ से इन चीज़ों को। तो आप लोगों ने यार सबसे पहले तो जाना है इधर react डॉट डेव के ऊपर, ठीक है। react डॉट डेव ये बेसिकली react जेएस की जो करंट वर्जन है उनकी डॉक्यूमेंटेशन है। अपने अंदर आदत बनाओ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, क्योंकि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते रहना या फिर जस्ट वीडियोस को फॉलो करते रहना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। अगर आप लोगों ने सीरियसली अगर डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाह रहे हो, मैं सिर्फ रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, पाइथन में जा रहे हो, डेटा साइंसेज में जा रहे हो, भले AI ML जनरेटिव AI, किसी भी चीज जा रहे हो, यू डू नीड टू हैव अ, वो क्या कहते हैं उसको, माइंड टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वट एवर द टूल यूर यूजिंग। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही डॉक्यूमेंटेशन, सबसे ज्यादा उसको एक्सप्लेन ही डॉक्यूमेंटेशन में किया जाता है। लेट्स गो टू दिस वन। तो अच्छा यहाँ पे ना यार ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या है, बेसिकली एक वीडियो है, वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह है और उसका हेडिंग है और एक लाइक वाला बटन है। अब ये आप अगर गौर करो तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सॉरी जितने भी यहाँ पे ये लाइंस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे देखो HTML के लिखे हुए हैं, एंड देन वी गेट अ कंपोनेंट हियर, जो कि कंपोनेंट क्या कर रहा है कि आपको वीडियो को बटन को, एक लाइक बटन उसने बनाया हुआ है, और फिर वीडियो के अंदर वो कौन सी वीडियो पास कर रहा है, जो कि वीडियो अभी यहाँ पे शो हो रही है, जिस वीडियो का बटन दबाओगे, राइट। तो इसके कोई और एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये देखो, ये ज्यादा अच्छी एग्जांपल है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिएक्ट का ना सिंटेक्स भी समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक फंक्शन है,
फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक वीडियो लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस नाम क्या है इसका, कंपोनेंट का नाम क्या है, वीडियो लिस्ट डॉट जे एस। यहाँ पे एनोटेशन, यस देयर इज एनोटेशन। सो वीडियो लिस्ट डॉट जे एस एक्स, सॉरी जे एस का बनाया है। जे एस एक्स भी आप लिख सकते हो, जे एस भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी आई रिकमेंड एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द गाइस रिकमेंड दैट गो विद जे एस एक्स, ताकि आप लोगों को ना बाद में प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे JS लिख के एक्सपोर्ट करना चाहोगे इसको, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो अगर आपने बीच में रिएक्ट के कंपोनेंट्स यूज किए हैं। अदरवाइज यू आर गुड टू गो। खैर, अगर आप, अरे यार, अगर आप ये वीडियो लिस्ट डॉट जेएस के अंदर जाओ, अब आपको ना सेम जो आपने फाइल का नाम बनाया है, प्रैक्टिस तो बेसिकली ये है कि आप लोग उसको सेम नाम से ना उसका फंक्शन बनाओ। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग, हमारे पास दो पैरामीटर है, एक वीडियोज है, एम्प्टी हेडिंग, यानी वी आर गेटिंग दिस वीडियोस के लिए। वीडियोस एक array है जिसके अंदर हमारे पास वो सारी वीडियोस के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनके थ्रू हम, जिनको वीडियो लिस्ट के थ्रू हम जाएंगे। एम्प्टी हेडिंग क्या है, हमारे पास जो भी हेडिंग आ रही है वो बेसिकली। अब काउंट के अंदर हमने क्या किया है, काउंट बनाया है और उसके अंदर किया वीडियोस डॉट लेंथ। डॉट लेंथ इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। हमने यहाँ से पहले लेंथ कैलकुलेट कर ली वीडियोस की, और फिर हमने उसको काउंट में सेव करा दिया। हेडिंग के अंदर जो भी हेडिंग आ रही है वो हेडिंग चलेगी। अब अगर इफ द काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमने क्या करना है, हमने एक और कांस्टेंट बनाया। कांस्टेंट बेसिकली हमारे वेरिएबल है। तो वो कांस्टेंट कौन सा बनाया, नाउन। अब नाउन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नाउन के अंदर ही तो बताते हैं यार कि, यार इसको तो करो। अच्छा, हमने नाउन के अंदर क्या किया है कि हमने नाउन के अंदर बताया है कि यार अगर तो नाउन ग्रेटर देन वन है, ठीक है, इफ, ये वाला जो साइन है ना, दिस मीन्स इफ। सो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन वन, then the text would be videos, और if it's not like else, it is going to be video। तो बेसिकली ये लिखा हुआ ये है, अगर मैं आप लोग को यार ये दोबारा से लिख के बताऊं, एक सेकंड रुक जाओ। चलो यहाँ पे भी ये हो गया है। वैसे उस फाइल के अंदर जाने से पहले ना मैं आपको जरा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं React.js का ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन वन, फिर आप क्या करो कि फिर आप कहो कि नाउन इक्वल टू वीडियोस, अदरवाइज एल्स, इफ, नहीं वो वहां पे यार वैसे ये जरूरत नहीं थी, अदरवाइज द नाउन वुड बी वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली ये इतने एक फजूल लिखने के बजाय हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग रिएक्ट जेएस का ये टर्नरी ऑपरेशन यूज करें। इसके अंदर ये होता है कि आप लोग का जो इफ है इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्वेश्चन मार्क, एंड जो आप लोग का एल्स है इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस कॉलन। एंड आप लोगों को जो वेरिएबल के अंदर चेंजिंग करनी है, जो या फिर स्टेट के अंदर चेंज करना है जिसमें भी, तो आप लोग बस उसके आगे इक्वल डालोगे एंड देन यू गो विद द वेरिएबल जिसकी बेस पे चेंजिंग होनी है। तो आप लोग वो लिखो, आगे उसकी कंडीशन लिखो, देन वट एवर द कंडीशन वुड बी सफिशिएंट टू फॉर द कंडीशन टू बी ट्रू। फिर आप लोग वहां पे यही कर दो क्वेश्चन मार्क आगे, जो अगर ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स है तो क्या आएगा। ठीक है, चलो खैर अभी मैं यहाँ से यार चलता हूँ। हमारा जो फोल्डर नया बना है उसके अंदर पहले तो मैं यहाँ से इसको सही करूँगा। किधर गया, ये रहा, डॉट सेव। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं अपने इस फोल्डर के अंदर जो कि हमारा टैप माइंड्स का बूट कैम्प। मैं जरा ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म कर लूँ, फिर हम उसके ऊपर वापस चलते हैं। अब हमारे पास साथ ही यहाँ पे आके कि हेडिंग जो है, हेडिंग क्या है, क्योंकि ये जो है ना ये हमारी हेडिंग है। अगर आप गौर करो, ये हमारे सेक्शन की जो हेडिंग है। तो हमने कहा कि काउंट, काउंट क्या है, जो कि लेंथ थी, तो लेंथ की यहाँ पे क्या आई, थ्री। जो भी लेंथ थी हमें नहीं पता अभी बेसिकली लेंथ क्या बीच में दी गई थी, लेकिन अभी सपोज कर लेते हैं कि थ्री थी। उसके बाद एक स्पेस दी हमने बीच में, कंकैटिनेट किया, प्लस का साइन लगाया, कंकैटिनेट किया स्पेस को। कंकैटिनेशन मीन्स कि आप दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हो। दोबारा प्लस का साइन लगा के दोबारा कंकैटिनेट किया किस चीज को, नाउन को। यानी कि पहले आपने एक वेरिएबल काउंट को यहाँ पे शो करा, फिर आपने बीच में एक स्पेस शो कराई, फिर आपने एक और वेरिएबल को शो कराया जो कि आपका था नाउन का वेरिएबल, जो कि यहाँ से आया। अब अगर देखो ना, अब ये क्या थ्री ग्रेटर देन वन है, हाँ है, तो आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे वीडियोस।
रिएक्ट ये कर देगा, सॉरी। अब रिटर्न के अंदर हमारा हमारे पास जो यूआई शो होगा ना, जैसे अब ये कोलैब प्रो के ऊपर जो भी ये यूआई शो हो रहा है, सो जब ये कंपोनेंट की मैंने फाइल लिखी थी, तो ये यूआई जो है ये एक रिटर्न के टैग में लिखा हुआ है। जब इस पाई चार्ट की लिखी है तो ये भी एक रिटर्न के टैग में लिखा हुआ है। तो जो चीज रिटर्न के टैग में आपने डाली है, वो चीज आपकी जाके आपके एंड ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। और आपने उसके भी ऊपर जो भी फंक्शनलिटीज डाली हैं, ऑब्वियसली वो तो शो नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे अब इसलिए ये रिटर्न टैग लिखा है। और हम लोग अब इस रिटर्न टैग के अंदर जो जो चीजें ये उन चीजों को जो हमने ऊपर फंक्शंस बनाए हैं और उन सबको यूटिलाइज करके यहाँ पे अब शो कराने लगे हैं, क्योंकि अब हर चीज पे देखो आप कि अब जब मैं रिटर्न टैग के ऊपर आया हूँ तब जाके ये उसको मार्क आउट करना शुरू हुआ है, उसके यूआई कंपोनेंट्स को। यहाँ पर नहीं करा था। हेडिंग के अंदर आपकी हेडिंग आ गई आपकी, फिर वीडियो डॉट मैप। फॉर लूप पड़ी होगी कहीं ना कहीं, तो फॉर लूप जैसा ही मैप होता है। अब मैप के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सबके ऊपर से जाकर फॉर लूप के सेंस में बताऊं। और फिर हम लोग उन सबको डिस्प्ले करा रहे हैं, उनको उनके ऊपर कुछ चेंजिंग करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, वो सब कुछ करते जाएंगे। तो वीडियोस डॉट मैप जो है, ये यहाँ पे आपने एक वीडियो का ऑब्जेक्ट पकड़ा, और उसके अंदर हर जो वीडियो का ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपने हर एक के वीडियो डॉट आईडी। अब मैप के अंदर आपने हमेशा यूनिक आईडी देनी देनी होती है, क्योंकि यूनिक आईडी नहीं दोगे तो रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे कभी मैप पे काम करे हुए और आपको एरर आया ना कि आपके कंसोल के अंदर के जो चिल्ड्रन है उनको आईडी नहीं उनकी मिली हुई, तो एक दफा ये देख लेना कि क्या आपने अपने चाइल्ड का नाम लिख के वहां पे डॉट आईडी लिखा है या नहीं लिखा हुआ। की के अंदर की वाला जो ये आपका पैरामीटर है। और वीडियो के अंदर आप क्या भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि कंपोनेंट का नाम भी वीडियो है आगे की के अंदर क्या भी नाम वीडियो डॉट आईडी, और फिर वीडियो के आगे भी वीडियो। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। डोंट वरी। नाउ सिंस आवर package, our React application is here. Let's start working on it. तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख लेना कि आप लोग क्या उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर हो जिसके अंदर आपका वो इंस्टॉल्ड है। अब मैं जैसे मेरा डी के अंदर साइड प्रोजेक्ट के अंदर फिर टेक माइंड बूट कैंप के अंदर था, तो मेरा यहाँ पे होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे ना होता तो फिर मैं सी डी करके यहाँ पे आ जाता। सो नाउ आई वुड स्टार्टेड बाय npm स्टार्ट। अब जब npm स्टार्ट किया है तो ये हमारा जो है उसको कंपाइल टाइम पे बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। और व्हाट हैपेंड हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, couldn't find the agv dist compile. प्लीज don't say this. रुको यार, npm इंस्टॉल। पहले मेरे ख्याल से इसको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से कुछ पैकेज इंस्टॉल नहीं हुए शायद। वेल, आई थिंक यार कोई इशू आ रहा है मेरे इसमें। start डॉट js, node modules, utils, agv keywords, agv key। चलो यार, अगर ये वाला नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं, हम लोग मेरा कोई और प्रोजेक्ट चला लेते हैं फिलहाल के लिए। तो हम लोग अगर रिसेंट में जाएं, कोलैब प्रो, चलो कोलैब प्रो ही मेरा एफ आई भी चला लेते हैं। बहरहाल, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे नहीं पता यार क्या हुआ उसको, बट अब वो इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको डीबग करने बैठ जाऊँ। बहरहाल आप लोग भी क्रिएट कर लेना, शायद मेरा कोई और किसी डिपेंडेंसी का इशू आया होगा। खैर सेम काम करेंगे, npm स्टार्ट। और npm स्टार्ट जब हम करेंगे तो वही कंपाइल टाइम पे उसको रन करना शुरू करेगा और हमारे ब्राउजर के लिए जो है ट्रांसलेट होगा। हमारा जो JSX होता है ना, ये फॉर्मेट जो है, हम लोग JSX के अंदर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये JSX का है। JSX ट्रांसफर होता है, ट्रांसलेट होना शुरू होता है जावास्क्रिप्ट और HTML के अंदर, और फिर ब्राउजर उसको रिसीव करता है। इसलिए कि ब्राउजर भी उसको सेम इसी फॉर्मेट के अंदर रिसीव करेगा जिस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे, जैसे अब ये चैनल्स है, अब ये जिस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये JSX का एक क्लस्टर्ड फॉर्मेट है। तो ब्राउजर जो है इसको अलग अलग करेगा और फिर इसको रन करेगा। अच्छा, अभी हमारा लोकली ये है, और अगर हमने अपने नेटवर्क पे किसी फ़ोन वगैरह पे भी करना है ना, तो हम लोग अगर अपने फ़ोन के अंदर ये लिंक लिखेंगे, यानी सबसे पहले अपना जो आईपी एड्रेस है वो, और फिर आगे पोर्ट आईडी 3000, तो हम अपने फ़ोन के ऊपर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं।
यार एनीवेज, अब ये जो है हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो गया, राइट। तो ये बेसिकली यार आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है। इसको रन कर स्टॉप करना हो तो कंट्रोल+C दबा देना और ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। वाई कंट्रोल+C। हमने अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करने हो तो हम कहते हैं कि npm इंस्टॉल कौन कोई पैकेज। अभी मैं इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करूंगा, बट अगर हमने कोई करना हो, लेट्स से कि क्लॉक के नाम का कोई पैकेज है, तो हम लोग ये लिख के बस एंटर कर देंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आप लोग पैकेजेस ढूंढेंगे कहाँ से? आपने जानना है npm पैकेजेस। ये बेसिकली npm js जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स जहाँ पे आप पैकेजेस ढूंढ सकते हो। और पैकेजेस बेसिकली क्या है, जैसे हम C++ में लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते थे, सी के अंदर पहले करते थे। मैथ की लाइब्रेरी डाल दी जब हमने पावर का फॉर्मूला लगाना है या कुछ भी, या फिर जावा के अंदर हम लोगों ने अगर GUI पे काम करना है तो GUI की लाइब्रेरी डाल दी, या फिर पाइथन के अंदर हमने पाई डाल दिया, या फिर कोई भी और डेटा साइंसेस के लिए अगर काम करें तो फिर कोई डाल दी। सो बेसिकली हम लोग इसी तरह रिएक्ट के अंदर भी डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई पैकेज बनाना था जो कि मीम से रिलेटेड था, तो मैं मीम जनरेटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मीम करके देखूँ तो यहाँ पे ये डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं, राइट। अब ये मीम जोक है। अब मैं मीम जोक के ऊपर अगर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये बता देगा इसकी पहली बात कमांड क्या है इंस्टॉल करने की, npm i। अच्छा, आएगा मतलब भी इंस्टॉल ही है तो परेशान ना हो जाना, सेम ही चीज बात होती है। आगे इसका ये नेम है मीम जोक। और यहाँ पे आप लोग इससे क्या क्या कर सकते हो, ये गिटहब रिपोजिटरी पे जाके इसको चेक कर लो कि ये काम कैसे करता है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई टाइम से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो आप लोग टाइम से सर्च कर सकते हो, क्लॉक से रिलेटेड कर ले तो क्लॉक से कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे एक ईमेल JS है, अगर आपने ईमेल सेंड करनी है अपने किसी भी किस्म की, तो आप लोग ईमेल JS को सर्च कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। हम लोगों ने जो रिएक्ट के ऊपर काम करना है आज, तो सारा का सारा इंट्रोडक्शन वगैरह पे निकल गया, और काम कैसे करता है रिएक्ट और चीज़ें इसके अंदर चलती किस तरह से हैं। तो मैं आप लोग को ना अब थोड़ा सा एक काम करता हूँ, हमारे पास 10 मिनट पीछे बचे हुए हैं। जल्दी से मैं आप लोगों को इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो रिएक्ट के अंदर यार बेसिकली आपके पास जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पे पड़े होते हैं, और सबसे बड़ा फोल्डर भी यही होता है। मतलब मेरा भी ये तकरीबन 2 या 3 GB का फोल्डर होगा मेरी एप्लीकेशन के लिए, या शायद उससे भी ज्यादा हो। जैसे आप पाइथन के अंदर environments बनाते हो, पाइथन के अंदर आप इंस्टॉल करते हो डिफरेंट लाइब्रेरीज, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाके सेव हो जाती हैं। इसी तरह रिएक्ट के अंदर आपके जितने भी नोड मॉड्यूल्स हैं वो आपके इधर सेव हो। उसके बाद आपके लोगों के पास आता है कि पब्लिक नाम का फोल्डर। पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर आपके पास आपकी फेविकॉन इमेज आती है, जो कि फेविकॉन बेसिकली आपका जो ये ब्राउजर है ना, ब्राउजर के ऊपर आप देख रही हैं यहाँ पे ये कोलैब प्रो का अपना लोगो आ रहा है। इसी तरह ये W3 स्कूल्स का अपना आ रहा है, और ये एक्सेल ड्रॉ का अपना आ रहा है, ये जो भी है बहरहाल इसका अपना आ रहा है। तो आपका फेविकॉन ये है। उसके बाद आपके पास ये index.html आता है, और आप लोग अपने index.html के थ्रू ही आप ब्राउजर को बताते हो कि यहाँ से जो है मेरा ऐप स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना टाइटल वगैरह सेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन का। एंड देन यू हैव योर लोगोज, जो कि बेसिकली यहीं पड़े हुए हैं, मैंने अपने नहीं चेंज, इनकी जरूरत भी नहीं है, मैं इनको डिलीट भी कर दूं इशू नहीं है, क्योंकि मेरा लोगो मैंने डिफरेंट तरीके से सेटअप किया है। और ये आपके पास कुछ टेक्स्ट फाइल आ जाती है जो कि आपकी उसकी है, आई थिंक नहीं, बल्कि ये तो फॉन्ट की है ही नहीं। खैर, उसके बाद आपके ये सोर्स फाइल आती थी। अब सोर्स के अंदर आपके पास आप एक फोल्डर एसेट का जनरली बनाते हो। एसेट के अंदर आपके जितने भी एसेट्स हैं, फॉन्ट फाइल्स हैं या फिर आपके इमेज फाइल्स हैं या कुछ भी, वो आपके सारे यहाँ पे आ जाते हैं। देन यू हैव द योर कंपोनेंट्स। आपके कंपोनेंट्स के अंदर आपके जितने भी एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ सकता है, जैसे मेरा ऑथ है, अगर ऑथ है तो ऑथ के अंदर मेरे यूजर्स की फाइल्स हैं, प्रोफाइल वगैरह के बारे में कोड्स हैं, वेरीफाई पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। इसी तरह मेरा अगर कैलेंडर वाला ऑथ का सॉरी कंपोनेंट है तो कंपोनेंट उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, कोलैब AI का जो है उसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है। तो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट फाइल्स जिनके बेस के ऊपर आप लोग जो है अपने ये कंपोनेंट्स को बनाते हो, और आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स उन्हीं के अंदर शो होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट वाला है, ये
डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके बनाया। यानी कि एक प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के कंपोनेंट को लिया पहले, फिर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट कार्ड्स को लिया। प्रोजेक्ट कार्ड्स के अंदर अगर हम आए हैं तो प्रोजेक्ट कार्ड्स के अंदर फिर ये आकर डिफरेंट कुछ कंपोनेंट्स हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह हैं। एंड और फिर ये इसी तरह काम करती हैं चीज़ें। अगर हम कैलेंडर के अंदर जाएं तो कैलेंडर के अंदर भी सेम इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी, और फिर आप लोग जो हैं उन चीज़ों को एंड पे कंपाइल करेंगे एक साथ। इसी तरह अगर टास्क के अंदर जाएं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं यहाँ कुछ टास्क वगैरह के अंदर जाता हूँ, और मैं टास्क के अंदर जैसी इसको खोलूंगा, अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। सॉरी अभी के लिए, क्योंकि मेरा जो आईडीज है वो मैंने चेंज की है पीछे, तो अभी तो फिलहाल एरर आ गई। बहरहाल, तो अब ये डिफरेंट चीजें जो हैं आप लोग के ना ये काम करती जाएंगी इस तरह से कि आप लोग इन सबको एट द रन टाइम कंपाइल करोगे। और अपने कोड में बल भला कंपाइल किस तरह करोगे? वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट? ये रहा, ऐप डॉट जी एस। अब ये जो है ना बेसिकली आपका सेंट्रल, वो क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल हब समझ लो अपने पूरे रिएक्ट ऐप का, या सेंट्रल डाटा सेंटर समझ लो, या सेंट्रल फंक्शनल कंपोनेंट समझ लो, जो भी समझ लो। यहाँ पे आपका कंपोनेंट जो आपने यूटिलाइज करना है थ्रू नेविगेशन और एनीथिंग, वो आपका यहाँ पे इंपोर्ट होता है, और आपकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज यहाँ पे इंपोर्ट होती है। उसके बाद आप जो भी फॉल्ट, यानी हर सूरत में आप कोई भी काम कर रहे हो ना अपने एप्लीकेशन में, वो अगर कोई ऐसी चीज है ना जो कि होनी होनी है, तो वो आप लोग करोगे यहाँ से, अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर से। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है ऐप के नाम से, ठीक है, ये तो है यहाँ पे, क्योंकि मेरी ग्लोबल स्टेट्स भी सेट हुई हुई हैं यूजर्स वगैरह के लिए, वो तो है ही, उनको छोड़ो। अभी हमने यहाँ पे आते हैं ये हमारे रिएक्ट राउटर के ऊपर। हम लोगों ने क्या किया, अब देखो ये प्रोवाइडर्स जो हैं, ये ऑथ प्रोवाइडर और प्रोजेक्ट प्रोवाइडर, अब ये दो ग्लोबल स्टेट्स हैं। यानी कि मैं ऑथ प्रोवाइडर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरे फंक्शन जितने भी यूज हो रहे होंगे, वो मेरे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे कि कौन सा यूजर अभी ऑथेंटिकेटेड है, और कौन सा यूजर काम कर रहा है ऐप में। और प्रोजेक्ट प्रोवाइडर के अंदर भी सेम काम हो रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन से एक्टिव प्रोजेक्ट हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट नो अबाउट माय एफआईपी, माय प्रोजेक्ट अप्रूव, तो अब किसी शायद समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट बस ये समझ लो कि ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए होते हैं। राउटर, अब हम एक राउटर डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर राउट्स डिफाइन करेंगे, और फिर राउट डिफाइन करेंगे। हमारे पास राउटर के अंदर क्या आता है, राउटर बेसिकली आपने देखा ना, आपके घर में भी जो इंटरनेट के लिए राउटर लगा होता है, वो समझो ये राउटर है, ठीक है। वो राउटर क्या कर रहा होता है, वो राउट्स डिफाइन कर रहा होता है आपके पैकेट्स के, जो इंटरनेट के पैकेट्स हैं। आगे आपने बताया कि हाँ भाई ये जो राउट्स हैं ना, ये सारे यहाँ तक हमारे सारे के सारे राउट्स आएंगे। उसके बाद हमने बताया उसको इंडिविजुअल राउट्स का, कि हमारे पास रास्ते हैं कौन कौन से, ये रास्ते बताने वाला। फिर हमने बताया रास्ते कौन कौन से हैं, और फिर सॉरी, रास्ते इतने हैं, और फिर कौन कौन से हैं। अब हमारे पास एक राउट है, अगर पाथ आया ये फॉरवर्ड स्लैश लॉग इन, और यूजर जो है वो लॉग इन है, तो फिर जो है आप जो लॉग डैशबोर्ड पे जाओ, वरना आप लॉग इन पे चले जाओ, ठीक है। अगर आपके पास जो है पाथ, सपोज करो कैलेंडर आया, तो आप किधर चले जाओ, कैलेंडर के ऊपर चले जाओ। तो ये बेसिकली राउटिंग हम ना इस तरह सेटअप करते हैं। राउटिंग वगैरह अगर कल वाले सेक्शन में हम कर सके कवर, तो जरूर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ऑफ कोर्स यार, मैं अभी रिप्लाई करूंगा आप सबके क्वेश्चंस का ही, क्योंकि पढ़ा दिए, इतना ही पढ़ाना था आज के लेक्चर में। तो आयशा, आई गेस यू शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब मैं क्यू एन ए सेशन ही करने लगा हूँ।